अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑस्टियोमाइलिटिस के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्टियोमाइलिटिस वो कंडीशन है जिसमें बोन और बोन मेरो की इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शंस का जो काजिंग एजेंट है वो आता है और बोन को इन्फेक्ट करता है। फिर इसके रिस्पांस में बोन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बोन पेन, वार्मनेस, स्वेलिंग और टेंडरनेस वगैरह होती है। अब ये जो ऑस्टियोमाइलिटिस हैं ये मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकती हैं। ये जो इन्फेक्टियस एजेंट है ये मेनली टू रूट के थ्रू बोन्स तक पहुंचता है। सबसे जो कॉमन रूट है वो है हेमेटोजेनस रूट। फॉर एग्जांपल जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है वो मेनली ब्लड के थ्रू बोन्स तक पहुंचता है और वहाँ पे इन्फेक्शन काज कर देता है। दूसरा जो रूट है वो है कंटिगियस फोकस। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे वाउंड है या सर्जरी है वहाँ से डायरेक्टली इन्फेक्शन बोन तक ट्रांसफ़र हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ट्रॉमेटिक या ओपन फ्रैक्चर है या कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, इसके साथ अगर कोई पर्सन कांटेक्ट में आता है तो स्टेफिलोकोकस या स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस जो बैक्टीरिया है वो इसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं और वहाँ पे ऑस्टियोमाइलिटिस काज कर सकते हैं। या अगर कोई पेशेंट है जिसमें स्किन की ब्रेकडाउन हो गई है तो अगर कोई पर्सन इसके साथ भी कांटेक्ट में आता है तो इन्फेक्टियस एजेंट इसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है जिसमें वास्कुलर इंसफिशियंसी है, फॉर एग्जांपल डायबिटिक फूड जिसमें ब्लड की सप्लाई कम होती है, उसमें डिफरेंट एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया डायरेक्टली ट्रांसफ़र होकर ऑस्टियोमाइलिटिस काज कर सकती हैं। अब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ऑस्टियोमाइलिटिस को काज करते हैं? सबसे जो कॉमन एजेंट है वो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। इंट्रावेनस ड्रग यूज़र में भी सबसे कॉमन एजेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। न्यूनेट्स में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा ऑस्टियोमाइलिटिस काज करती हैं। सिकल सेल डिजीज़ के पेशेंट में सल्मोनेला ऑस्टियोमाइलिटिस काज करती हैं। फुट पंक्चर वाउंड के पेशेंट में सीडोमोनास इरिजिनोसा ऑस्टियोमाइलिटिस काज करती हैं। इसके अलावा डायबिटिक फूड की जो पेशेंट है उसमें डिफरेंट एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया ऑस्टियोमाइलिटिस काज करती हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसमें हेप की रिप्लेसमेंट हो गई है तो उसमें स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस ऑस्टियोमाइलिटिस के लिए रिस्पांसिबल होती हैं। ये जितनी भी काजिंग एजेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एमसीक्यूज आते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस। चिल्ड्रन में जो सबसे कॉमन साइट है जो कि ऑस्टियोमाइलिटिस में इन्फेक्ट होती है वो है मेटाफेसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, जबकि एडल्ट्स में वर्टिब्रा और पेल्विस इन्फेक्ट होती है। ऑस्टियोमाइलिटिस में बोन की नेक्रोसिस भी होती है। बोन की नेक्रोसिस सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन और वास्कुलर इंसफिशियंसी की वजह से होती है। सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन वो इन्फ्लेमेशन है जिसमें पस की प्रोडक्शन होती है। तो ऑस्टियोमाइलिटिस में जो सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन होती हैं वो बोन की नेक्रोसिस काज करती हैं। इसके अलावा वास्कुलर इंसफिशियंसी, जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाए बोन की तरफ, वो भी बोन की नेक्रोसिस काज कर सकती हैं। जब भी बोन की नेक्रोसिस हो जाती हैं तो वहाँ पे हमें बोन्स की डेड पीस नज़र आते हैं जिसको सेक्वेस्ट्रम कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे न्यू बोन की फॉर्मेशन भी होती है जिसको एनवोलोक्रम कहा जाता है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस। चूँकि ऑस्टियोमाइलिटिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इस वजह से जितनी भी इन्फ्लेमेशन की साइन और सिम्टम्स है वो सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोन पेन प्रेजेंट होता है, वार्मनेस प्रेजेंट होती है, स्वेलिंग हो जाती है, एरिथीमा रेडनेस हो जाती है और इसके अलावा जो एडजेसेंट जॉइंट है उसमें मोशन लिमिटेड हो जाती हैं, उसके थ्रू आप सही मोशन नहीं कर सकते। इसके अलावा पेशेंट में फेवर और चिल्स भी प्रेजेंट होती हैं। जब हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि वाइट ब्लड सेल की कंसंट्रेशन हाई होती है, मींस ल्यूकोसाइटोसिस हो गई होती है, क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस कंडीशन है और इन्फेक्शियस कंडीशन में वाइट ब्लड सेल की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। इसमें ईसार भी राइज होता है और ये मेनली 70 से इंक्रीज़ होता है क्योंकि ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन भी है और जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो ईसार राइज होता है। इसके अलावा हम इसके डायग्नोसिस के लिए एक्सरे करते हैं। स्टार्ट में एक्सरे नॉर्मल होती हैं, लेकिन 2 to 6 वीक्स के बाद जब हम एक्सरे करते हैं तो हमें लाइटिक लेजन नज़र आता है, मींस एरियाज ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन नज़र आती हैं और इस लाइटिक लेजन को स्क्लेरोसिस ने सराउंड किया होता है। फॉर एग्जांपल जो फिगर में नज़र आता है सेंटर में लाइटिक लेजन है, मींस बोन की डिस्ट्रक्शन हो गई है और इसकी जो इर्द गिर्द है वो बोन की स्क्लेरोसिस हो गई होती है। एमआरआई को हम तब परफॉर्म करते हैं जब एक्सरे नॉर्मल होता है। हमने अभी कहा कि एक्सरे स्टार्ट में नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे हम अर्ली चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए एमआरआई करते हैं। लेकिन जब एमआरआई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है तो हम बोन स्कैन करते हैं।
अब कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें एमआरआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर पेसमेकर प्रेजेंट हो या रिप्लेस जॉइंट प्रेजेंट हो या इसके अलावा कोई मेटल प्रेजेंट हो तो इन कंडीशन में एमआरआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इस वजह से आपने यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए बोन स्कैन करना होता है। बायोप्सी ऑस्टियोमाइटिस की डायग्नोसिस के लिए मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है। ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोमाइटिस। ऑस्टियोमाइटिस की ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि जो नेक्रोटिक इन्फेक्टेड बोन है उसकी हम सर्जिकल रिमूवल करा देते हैं। इसके अलावा हम 4 to 6 वीक्स तक इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक देने से पहले हमने कल्चरिंग की होती है जिसमें हमें नज़र आता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इस ऑस्टियोमाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिर हम इस ऑर्गेनिज्म के बेस पे एंटीबायोटिक्स देते हैं। इसके अलावा हम सेंसिटिविटी टेस्ट भी करते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि ये जो पेशेंट है ये कौन से एंटीबायोटिक्स के लिए सेंसिटिव हैं। तो फिर हम वही एंटीबायोटिक्स को 4 to 6 वीक्स तक कंटिन्यू करते हैं जो कि काजिंग एजेंट के लिए स्पेसिफिक होते हैं और पेशेंट इसके लिए सेंसिटिव होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑस्टियोमाइलिटिस। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।